सारी बातें हमने आलोचना के क्षेत्र में कम से कम देख ली हैं, जो हमारे से पहले लोगों ने जो भी बातें कही। सारी प्रमुख कृतियाँ भी आ चुकी हैं, हम अश्मत आ चुका है और मुक्ति बोध के ऊपर भी बात हो चुकी है। तो कुछ दो तीन चीज़ें जो मुझे नहीं लगी, बस वही रखना चाहूँगी, क्योंकि हम सब उन सारे लोगों के बीच में हैं जिन्हें कमोवेश पता है कि कृष्णा सोबती कौन है, वो कैसा लिखती हैं और वो क्या सोचती है। उनका जीवन खुली किताब है, कोई कुछ छुपी हुई बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, तो सोबती आलोचक की निगाह भी रखती है, ये मुझे इससे पहले पता नहीं था, क्योंकि उनकी रचनाएं जो भी हैं, जो गद्य रचनाएं, जो फिक्शन है, वो इतनी अपने आप में संक्षिप्त रचनाएं हैं कि वो पढ़ के लगता है कि रचना बस उतनी ही भर है। लेकिन वो रचना किस तरह से लिखी गई है, उसको अगर जानना है तो वहाँ पे कृष्णा सोबती का वो आलोचकीय व्यक्तित्व आता है। कृष्णा सोबती एक आलोचक इसलिए भी है क्योंकि वो रचना के ऊपर बात करती है, रचना के क्राफ्ट के ऊपर बात करती है। बार बार वो आती है कि कोई भी रचना जिस तरह से मुक्तिबोध कला के 3 क्षणों की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सोबती के ऊपर भी वो चीज़ तारी थी। मुझे लगता है ये चीज़ एक तरह से एक सिमिलैरिटी है दोनों में, कि एक जगह उन्होंने लिखा है अपने वैद्य सोबती संवाद में कि किस तरह से एक रचनाकार अपनी रचना का जनक और जननी दोनों है। तो ये जो एंड्रोगाइनस एक एलिमेंट है सोबती की रचनाओं में, वो हमें हम हशमत के रूप में दिखता है। और वो सिर्फ हम हशमत ही नहीं, उनकी रचनाओं में भी जो स्त्रियां हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक परंपरागत छवि वाली स्त्रियां नहीं है। उनमें जो वो एक उच्छृंखलता अगर कहें कि वो जो एक उदंड है, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर का वो दबा हुआ पुरुष ही है, क्योंकि हम मानते हैं कि पुरुष प्रकृति से ही उच्छृंखल है, अगर मैं ये बात कहूँ। लेकिन यहाँ और कृष्णा सोबती इसलिए हमें थोड़ा अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो ये दिखलाती है, ये दिखलाने से परहेज नहीं करती कि एक स्त्री अपने सबसे आदिम रूप में कैसी हो सकती है। और ये उन्हें ना केवल अपने समय का, बल्कि मुझे लगता है कि विश्व साहित्य का भी एक बहुत बड़ा नाम बनाता है। क्योंकि अभी आजकल मैं इटालियन राइटर है एलिना फेरांते, उनको पढ़ रही हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें दिमाग में था कि बहुत मैस्कुलिन टोन के साथ लिखना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मेरे अंदर दोनों ही चीज़ें हैं, मैं एक फीमेल भी हूँ और एक मेल भी हूँ। और सोबती ये चीज़ कितना पहले कर रही थी ना, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात लगती है कि कोई उस सेंस से, क्योंकि एक उस स्पेस से जो मैंने यहाँ लिखा है अपने राइटअप में, कि एक ऐसे स्पेस से बात करना जहाँ आपके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की संवेदनशीलता हो, वो एक बहुत सधी हुई दृष्टि चाहिए उसके लिए। हर कोई वो नहीं कर सकता, और वो जो कर पाते हैं उसी का फलस्वरूप है कि ऐसी ऐसी रचनाएं निकलती हैं जिसको पढ़ के क्या पुरुष आलोचक और क्या स्त्री आलोचक, अगर मैं तथाकथित ये टैग्स डालूं कि स्त्री आलोचना है या पुरुष आलोचक है, तो वो भी उतना ही मिसमराइज्ड रहते हैं कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है, क्योंकि वो हमारे संवेदनशीलता को क्वेश्चन करती है ना। हम खुद पढ़ते हैं और हम खुद लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मित्रों ऐसा कैसे कर सकती है। हम आज के केस में आज 2025 में वो चीज़ें नहीं कर सकते जो 1970 में मित्रों कर रही होती है। मुझे नहीं लगता कि ये साहस आज भी हमारी जनरेशन में भी आ पाया है, और अगर आया भी है तो वो मुझे नहीं पता कि वो कितना दिख पाता है रचनाओं में या अपने खुद के जीवन में भी, क्योंकि सोबती ने तो वैसा जीवन जिया भी है, तो हम उन दोनों में कोई फर्क नहीं देखते हैं। तो ये एक बात थी। एक जो दूसरी बात लगी, चूँकि मैं यहाँ पढ़ रही थी और भी बहुत सारे आलोचकों को, और एक चीज़ जो मुझे लगी कि जिस स्पेस से सोबती लिखती हैं, वो स्पेस की बात और उसमें देह विमर्श आ जाता है। जनरली जो कुछ शब्द हैं, हमारी प्रचलित शब्द हैं हिंदी आलोचना के, कि वो बोल्ड लेखन करती हैं, वो देह के विमर्श तक सीमित रखती है। तो बहुत सारे जो ऐसे पुरानी आलोचना हुई है कृष्णा सोबती के कामों की, तो वो कुछ इन रूट शब्दावलियों में सीमित हो गई है। बाद के आलोचकों ने, जिनमें कि अधिकतर स्त्री आलोचना जो हमारी है, उन्होंने एक साहस वाला काम ये किया है कि उन्होंने कृष्णा सोबती को भी क्वेश्चन किया है। उन्होंने उनके उस विवेक को भी क्वेश्चन किया है कि
बहुत लोग बोलते हैं कि मित्रों वापस चली जाती है, वो कहीं ना कहीं दिखलाता है, जो कि आज सुबह से बात हुई भी है कि वो हमारी सामाजिक नैतिकता को ही कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही है। लेकिन अभी इसी सिलसिले में जब मैंने अनामिका जी को पढ़ा तो उन्होंने कहा है कि मित्रों वापस जो लौटती है वो इसलिए नहीं लौटती कि उसे समाज का डर था, वह देखती है कि उसकी माँ का वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने पति सरदारी के पास नहीं लौट रही है, वो उस घर के उस आवरण, उस सुरक्षित आवरण में लौट रही है जहाँ उसके कुछ ऐसे संबंधी हैं जो उसके प्रति बहुत अच्छे थे, तो वो उन सारे रिश्तों को निभाने के लिए लौटती है। तो यहाँ एक सबमिशन एक वुमेन का मतलब मैन के लिए नहीं है, वो उस पूरे परिवार के लिए वो एक सबमिशन है। तो इसके आज बहुत सारे लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़। और एक बात मिशेल फूको ने बहुत अच्छी कही है कि कोई भी स्पेस, कोई भी जगह अंततः बाह्य वर्चस्व को आरोपित करने वाला होता है। मतलब चाहे उन्होंने प्रिजन के केस में बात कही है कि जो जेल हैं या घर हैं, घर को भी उन्होंने उसी दायरे में रखा है कि ये सारी जगह इंसान को लिमिट करते हैं। तो मुझे लगा कि कृष्णा सोबती का एक पार्ट यहाँ से भी किया जा सकता है कि सोबती देह को वो जगह बनाती है, वो स्पेस है, वो बॉडी वो स्पेस बन जाता है जो वुमेन को लिमिट करता है और करता आया है, और इस बात को वो स्वीकार भी करती है और इसी को वो अपनी रचनाओं के माध्यम से क्वेश्चन करती है और इसके आगे जाती है। तो ये एक बात मुझे थोड़ी अलग लगी। और भाषा के ऊपर तो हमने बात की ही, एक पूरा सत्र ही हमारा भाषा के ऊपर था। और मुझे लगता है कि भाषा के लिए कृष्णा सोबती ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो मैं कहूँगी कि किसी सौभाग्यशाली क्षण में सृजनात्मकता लेखक के अंतरतम पर दस्तक देती है। तो ये वो क्षण है जब रचनाकार के मन में रचना कैसी की जाए वह आता है। तो सोबती के यहाँ जब हम उनको गद्येतर लेख पढ़ते हैं, वहाँ वो सारे क्षण बहुत सारे मौजूद हैं और वहाँ बताती हैं कि रचना किस तरह से लिखी जाती है और उसके लिए किस तरह की भाषा लाती हैं। तो सोबती की भाषा भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करती है हमारे पूर्वाग्रहों को, और वो चाहे जिस भी तरह की पंजाबी या जिस भी तरह की बोलियों का इस्तेमाल करती हैं, वह इसलिए नहीं करती कि वह उन्हें आती है, वह इसलिए करती हैं कि उनके पाठ को वही सारी भाषा की ज़रूरत है और उसके अलावा उसे और किसी भाषा में नहीं रचा जा सकता। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो छूट गई थी या जो मुझे लगता है कि इतना कहना काफ़ी होगा वहाँ पर।